मादारा राइस्टार के लीफ विलेज के पास गुस्से से आता है। आखिरकार मैं इधर आ ही गया। अब इधर कोई भी चैन से नहीं जी पाएगा। हारा हूं नारुतो। फिर क्या था, मादारा समनिंग जुत्सु करता है। वहां एक गॉडजिला आ जाता है। फिर गॉडजिला धीरे धीरे लीफ विलेज में घुसने लगता है। दूसरी तरफ नारुतो और उसके दोस्त दूसरे गांव में मदद करने के लिए राइस्टार के भरोसे लीफ विलेज छोड़कर वहां से जाते हैं। अचानक से जमीन हिलने लगती है। वो गॉडजिला लीफ विलेज में घुस चुका था। वो पूरे गांव को तहस नहस कर रहा था। वो 2 मिनट में 10 से 20 लोगों को जान से मार देता है। तभी राइस्टार को कोई आवाज देता है। राइस्टार पीछे मुड़ के देखता है तो वहां मादारा खड़ा था। मादारा राइस्टार को अपने जुत्सु से वश में करके एक पेड़ पर उल्टा टांग देता है। तू मेरे सामने कुछ भी नहीं है। चल बता, नारुतो और बाकी के कहां पर हैं? देखो, मुझे पता नहीं कि नारुतो और उसके दोस्त कहां पर हैं। मुझे छोड़ दो। अगर तूने सच बताया नहीं तो ये गांव तेरे आंखों के सामने तबाह कर दूंगा। दूसरी ओर नारुतो, सास्के और साकुरा दूसरे गांव की मदद करके लीफ विलेज वापस आ रहे थे। तभी अचानक से एक चील पैर में चिट्ठी पकड़े हुए नारुतो के पास आकर वो चिट्ठी उसे देती है। जैसे ही नारुतो चिट्ठी पढ़ता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसमें लिखा था, नारुतो, इधर लीफ विलेज में अकात्सुकी का हमला हो गया है, इधर मत आओ। नारुतो सास्के और साकुरा से कहता है, हमको लीफ विलेज फौरन जाना पड़ेगा। एक तो मारेंगे, नहीं तो मरेंगे, कोई डरेगा नहीं। चलो फिर तीनों लीफ विलेज के लिए निकलते हैं। फिर क्या था, नारुतो मादारा के पीछे आता है। मादारा पीछे मुड़ के देखता है। देख बे, मैं आ गया। अब जल्दी से राइस्टार को छोड़ दे, वरना अंजाम बुरा होगा। ऐसे कैसे छोड़ दूंगा? अब तो तू भी तड़पेगा। मुझे तड़पाने से पहले बाजू में देख। तभी बाजू से सास के हाथ में कटाना लेकर आता है, पर मादारा सास्के को जान से ही मार डालता है। अबे ये सब बच्चे लड़ाई के लिए नहीं भेजते। पर दूर से साकुरा राइस्टार की रस्सी पर गोली मारती है। उस वजह से रस्सी टूट जाती है और सीधे मादारा के गले पर तलवार तानता है। अब इधर से हिलने की जुर्रत मत करना। तभी अचानक से इताची आके राइस्टार के गले पर तलवार तानता है। अब तू इधर से हिलना मत। छुट्टी के दिन राइस्टार घर पे अपने बेटे के साथ खेल रहा था। तभी एक आदमी हाँफते हुए राइस्टार के पास आता है। उसके चेहरे पर डर साफ साफ दिख रहा था। वह आदमी राइस्टार को कांपती आवाज में रोते हुए कहता है, राइस्टार, हमारे गांव हरिपुर को बचा लो, वरना सब खत्म हो जाएगा। कोई नहीं बचेगा, प्लीज बचा लो। फिर राइस्टार कहता है, अरे रामू, तू कुछ बताएगा तो मदद कर पाऊंगा ना। क्या हुआ है हरिपुर में? आदमी रोते हुए बोलता है, आज सुबह हरिपुर में जोम्बी चूहे घुस आए। उनका बदन खून से लथपथ और आंखों में गुस्सा भरा पड़ा था। वह चूहे लोगों के घर में घुसकर सोते हुए लोगों के पास धीरे से आते हैं और उनके बदन पर इतना जोर से कांपते हैं कि कोई भी इंसान की चीख के साथ दर्दनाक मौत हो जाती है। मुसीबत की बात यह है कि जोम्बी चूहे के काटने के थोड़ी देर बाद वह इंसान भी इन्फेक्शन से उसके जैसा ही एक चूहा बन जाता है। चूहों ने गांव में कहर ला दी है। सब धीरे धीरे चूहे बन रहे हैं। लोग भागे तो चूहे उन्हें काटने को पीछे लग रहे हैं। अब सिर्फ मुझे छोड़कर सभी लोग उन चूहों के लपेटे में आ गए हैं। राइस्टार, तुम नेक इंसान और सबके हीरो हो। अब तुम ही हमें इन मुसीबतों से बचा सकते हो। ये सुनकर राइस्टार दंग रह गया। उसने कुछ देर आइडिया सोचा। उसके दिमाग में एक शख्स आया, डॉक्टर झटका, जो एक महान साइंटिस्ट था। राइस्टार ने अपने बेटे को साइड किया और अपनी कार में बैठकर डॉक्टर झटका के क्लिनिक जाने लगा। जैसे ही कार बाहर रोककर अंदर जाता है तो देखता है कि वहां डॉक्टर झटका रो रहा था। उसके चेहरे पर चिंता थी। राइस्टार झटके से कहता है, अरे बड़े भैया, वहां हरिपुर में तबाही मच रही और तुम यहाँ रो रहे हो। वहां जोम्बी चूहों का हमला हो गया है, कुछ तो करो। डॉक्टर झटका बोला, अरे पाई मेरे यार, ये सब हरिपुर की हालत मेरे कारण ही हुई है। राइस्टार ने सवाल किया, तुम्हारे कारण? ये कैसे? मैं जब अपने लैब में एक खास एक्सपेरिमेंट का टेस्ट एक चूहे पर कर रहा था, तभी अचानक से एक भूखी काली बिल्ली चूहे को देखकर आई और सीधा चूहे पर हमला कर दिया। फिर एक जोरदार धमाका हुआ और तैयार हुआ एक इन्फेक्टेड जोम्बी चूहा। वह इतना खूंखार था कि पिंजरा तोड़कर लैब से भाग निकला। मैं कुछ नहीं कर सका क्योंकि वह मुझे भी काट देता। यह सुनकर राइस्टार को सब समझ में आया और वह डॉक्टर झटका को समझाने लगा, बड़े भैया, ये वक्त रोने धोने का नहीं है। ये वक्त है संकट का सामना करने का। इंसान से गलती होती है। अब बताओ, इसका कुछ उपाय है क्या तुम्हारे पास? हाँ ओए, मेरे पास इसका उपाय है। तुम बस उनमें से किसी भी एक चूहे को पकड़कर यहाँ ले आओ। उसके बाद राइस्टार हेलीकॉप्टर से हाथ में एक बड़ा सा पिंजरा लेकर आता है और नीचे उस पिंजरे को फेंक देता है। वह पिंजरा सीधा एक चूहे पर जा गिरता है। उसके बाद राइस्टार उसे उठाकर डॉक्टर झटका के पास ले आता है। झटका कुछ ही देर में एक सॉल्यूशन बनाकर उस चूहे पर डाल देता है। तभी तुरंत वह चूहा वापस इंसान में बदल जाता है। उनका एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा। फिर क्या था, राइस्टार गांव की ऊंचाई पर पहुंचता है और पूरे गांव में वह दवा फैला देता है। दवाइयों का गोला नीचे जितने भी चूहे थे उन पर फूटता है और सब तुरंत इंसान बन जाते हैं। फिर से हरिपुर में शांति लौट आई। सभी खुश रहने लगे।
रात के वक्त में एक लड़की गहरी नींद में सो रही थी। तभी उस लड़की का सिर धड़ से अलग हो जाता है। रूपनगर में सुबह होने के बाद किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि ये मौत कैसे हुई। अगली रात वह मौतें फिर से होने लगी, सबकी वही हालत। पूरे गांव में लाश ही लाश सुबह मिलने लगी। तभी रूपनगर में एंट्री होती है राइस्टार की। वह गांव वालों के पास आया और कहता है, क्या हुआ, मुझे इतने सुबह सुबह क्यों बुलाया? उनमें से सरपंच कहता है, राइस्टार, इस गांव में भूत है, रात के अंदर पता नहीं क्या होता है। अगली सुबह 5-6 लाशें मिलती हैं, पता लगाओ ये सब कौन कर रहा है। राइस्टार के रोंगटे खड़े हो गए। फिर भी वह रात के वक्त में एक बाइक से पूरे गांव में चौकीदारी करने लगा। राइस्टार हर गलियों में फिरता रहा पर उसके कुछ हाथ नहीं लगा। अगली सुबह भी मौतों का आंकड़ा कम नहीं हुआ, लाशें फिर मिलने लगी। राइस्टार आग बबूला हुआ, ऐसे कैसे हो सकता? रात को तो मैंने अच्छे से चौकीदारी की थी। लगता है ये काम किसी भूत का नहीं बल्कि गांव के किसी इंसान का ही हो सकता है। राइस्टार जब जा रहा था उस घर में एक झाड़ू उसे दिखती है। राइस्टार ज्यादा ध्यान न देकर जा रहा था कि उसे झाड़ू मारने की आवाज आती है। राइस्टार वहां जाकर देखता है तो एक गरीब सा दिखने वाला आदमी झाड़ू मार रहा था। उसी टाइम राइस्टार अपना दिमाग दौड़ाता है, अरे वैसे ही झाड़ू तो मैंने वारदात के जगह पर देखी थी, वह पुरानी है, और जो इसके पास झाड़ू है वह तो नई है, पर इसकी पुरानी झाड़ू वारदात के जगह पर क्या कर रही थी? राइस्टार का शक इसी आदमी पर जा रहा था। रात के करीब 1 बजे राइस्टार देखता है कि वही आदमी कहीं तो जा रहा था। राइस्टार उसका पीछा करता है। वह आदमी हाथ में एक कुल्हाड़ी लेकर एक घर में घुसता है। वहाँ सोते हुए आदमी का सिर धड़ से अलग करने ही वाला था कि एक आवाज आई, रुको, उसे मत मारना वरना पूरे गांव वालों को जगा दूंगा। उसके बाद तेरी हालत क्या होगी तू जानता ही है, चल बता। राइस्टार हाथ में तलवार ले लेता है। वह आदमी तलवार और गांव वालों के डर से वह रोते हुए मारने का कारण बताता है। मेरा नाम बाबूलाल है। 1 साल पहले मैंने पत्नी और बेटी को अलविदा कहकर किसी काम के सिलसिले में शहर के लिए चला गया। वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जब मैं घर लौटा, कमरे के अंदर मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी लाश पड़ी हुई थी। जब मैंने अपनी पत्नी से पूछा, ये सब कैसे हुआ? मीरा, बताओ, कुछ बताओ ना, ऐसे क्यों खड़ी हो? पत्नी सारी बात बताने लगी। आप जाने के बाद रात में चेहरे पर नकाब ढके 2 गुंडे घर में घुसे। वो लोग अपनी बेटी को गंदे नजरों से देख रहे थे। एक गुंडे ने कहा, ये जाने मन, चलना मेरे साथ, ये चले जाओ यहाँ से, मैं अभी बता रही हूँ। फिर उसने मुझ पर बंदूक तानी और कहा, अब जाओगी क्या? नहीं। उसने मेरी जान के खातिर उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। वह दोनों अपनी बेटी को लेकर ऊपर चले गए। मैं वहां खड़ी कुछ कर नहीं सकी। वह दोनों उसके साथ गंदा काम करने लगे थे। मैं लोगों से मदद मांगने लगी, मेरी बेटी को बचाओ वरना वह गुंडे मेरी बेटी को मार देंगे। अबे चली जा यहाँ से, वह गुंडे बहुत खतरनाक हैं। मैं हर दरवाजों पर पहुंची, मदद मांगी। अरे अरे चली जा यहाँ से, मुझे पुलिस के लफड़े में नहीं पड़ना का है। किसी ने मदद नहीं की। पुलिस वालों ने भी हाथ खड़े कर दिए। तब से ही मैंने ठान लिया, मैं शपथ खाता हूँ इन गांव में रात को कोई भी चैन से नहीं जिएगा। राघव अपने नए बाइक से अपने गांव में आता है। राघव बाइक को इत्मीनान से घर के बाहर रुकाकर अंदर सोने के लिए चला जाता है। रात के 1 बजे अचानक से एक जोरदार हवा गाड़ी में जा लगती है और तभी रहस्यमय तरीके से गाड़ी का इंजन चालू होता है। वह गाड़ी खुद ब खुद चल के कहीं तो जाने लगती है, मानो उसको कोई चला रहा हो। तभी वह बाइक स्पीड से आकर गांव के वॉचमैन को ठोक देती है और उसके बदन में चीथड़े उड़ जाते हैं। पर वह गाड़ी यहाँ तक नहीं रुकती, गांव से जा रहे एक इंसान को भी ठोक देती है। उसकी भी वही हालत। इनकी ऐसी हालत करके बाइक वापस चली जाती है। तभी गांव में सुबह हो जाती है। राघव नींद से उठकर बाहर अपने बाइक के पास आता है। राघव पाता है कि कल उसने जिस जगह पर बाइक को रुकाया था उस जगह पर नहीं थी, बल्कि 2 इंच बाजू में खिसक गई थी। राघव और ध्यान से देखता है तो टायर पर खून लगा मिलता है। बाजू में उसको बहुत भीड़ दिखती है और रोने की आवाजें भी आ रही थी। राघव उस भीड़ की तरफ भागा। वहां पर वही वॉचमैन और एक आदमी की लाश पड़ी हुई थी जिसे राघव के बाइक ने ही मारा था। फिर गांव में रात के 12 बज गए। घनघोर अंधेरा था और जो होना था वही हुआ। वही हवा बाइक से टकराई और रहस्यमय तरीके से चलने लगी। उसी टाइम राइस्टार दूसरे गांव से इस गांव में बाइक से आ रहा था कि उस पर उसी राघव के बाइक ने हमला किया कि राइस्टार अपने बाइक के साथ 15 फीट तक उछल जाता है। राइस्टार पास के ब्रिज के कारण जिंदा बच पाता है। राइस्टार नीचे देखता है तो वह बाइक पागल हो चुकी थी। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसको बस इंसान को मारना था। बिना ड्राइवर के बाइक देख राइस्टार की रूह कांप जाती है। अगले सुबह राइस्टार एक आदमी को वहां से गुजरते देख उस आदमी के पास आता है। अरे भाई, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस गांव में नीली कलर की बाइक किसके पास है? नीली कलर की बाइक तो शायद इस गांव में, हाँ, ये बाइक राघव नाम के लड़के की है। फिर राइस्टार उसको धन्यवाद करके राघव के घर की ओर निकला। कुछ मिनटों बाद राइस्टार राघव के घर पहुंचा। वहां राघव बाइक साफ कर रहा था। राइस्टार उसके पास जाकर उससे बोला, ए राघव, ये जो तुम्हारी बाइक है ना, वह श्रापित और भूतिया है। कल रात को तुम्हारी बाइक बिना ड्राइवर के चल के आई और मुझ पर हमला किया। अरे भाई, वही
वही तो मुझे 3 दिन से समझ में नहीं आ रहा। जिस दिन मैंने ये बाइक लाया उसके अगले दिन 2 मौत हुई और मेरे टायर पर खून भी लगा हुआ था। कुछ तो घपला है। अच्छा बताओ कि ये बाइक कहाँ से लाए थे? ये बाइक तो मैंने राजपुर में बाबू चिपके के गैराज से सेकंड हैंड खरीदा था। राइस्टार सीधा बाबू के गैराज में पहुंचा। मेरा नाम है बाबू चिपके, काम करूंगा सबसे हटके। राइस्टार: ए बाबू, उस दिन राघव नाम के लड़के ने जो नीली बाइक ली थी उसका क्या राज है? सच सच बता दो। मौतें हो चुकी हैं अभी तक। ये बात है 15 साल पहले की, जब उस गांव में हर्ष नाम का लड़का उसी बाइक के साथ रहता था और उसके जलने वालों की कोई कमी नहीं थी। एक दिन हर्ष अपने बाइक को बाहर रुकाकर घर में चला जाता है और वही जलने वाला लड़का बाइक के पास जाकर नुकीली सुई से उस गाड़ी के टायर पंचर कर दिया। उसी समय उसकी बूढ़ी माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई। हर्ष अपनी माँ को उठाकर उसी पंचर बाइक पर हॉस्पिटल ले जाने लगा। फिर क्या था, वह बाइक आधे रास्ते पर रुक गई। हर्ष ने जब टायर पंचर देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। शहर के जंगल में बीचों बीच बसी एक दूध की फैक्ट्री थी जिसका मालिक व्हाइट 444 था। वह पैसों में इतना अंधा हो चुका था कि वह दूध को और गाढ़ा करने के लिए उसमें तरह तरह के केमिकल डालता था। उसके हाथ में 100 से भी ज्यादा आदमी काम करते थे। दूध की पैकेजिंग से लेकर सब करते थे। व्हाइट 444 दूध की बोतलियां गाड़ियों में डालकर रोज 2-3 ट्रक गाँव या शहर में भेजता था। उसके ट्रक कोई भी शहरों में जा सकते थे। ऐसे ही मिलावटी दूध बेचकर वह शहर का सबसे अमीर इंसान बन गया था। उसका दूध एक ही जगह बहुत बिकता था। उसका नाम है जगनपुर। रोज एक दूध से भरी टेम्पू उधर आती थी। पर एक दिन माँ बेटे वही मिलावटी दूध पी रहे थे। तभी अचानक से दोनों को भी खून की उल्टियां होने लगती हैं। दोनों दूध के अंदर ज्यादा केमिकल होने के कारण धड़धाम से बेहोश हो गए। कोई गांव वाला उस दूध की चाय बनाकर पीता तो उसकी भी वही हालत होती है। व्हाइट 444 के मिलावटी दूध के वजह से कैंसर जैसी बीमारी हो रही थी। अगले दिन राइस्टार और उसकी पत्नी साथ में जगनपुर में आते हैं। राइस्टार अपने रिश्तेदारों से मिलने आया हुआ था। तभी एक आदमी सामने आकर व्हाइट 444 का दूध पीकर खून की उल्टियां करते हुए मर जाता है। राइस्टार हैरानी से उतरकर उसके पास जाता है। राइस्टार दंग हो जाता है कि इसे क्या हुआ। राइस्टार कुछ सोच पाता उससे पहले एक चाचा जी भागते हुए राइस्टार के पास आते हैं और राइस्टार को रोते हुए कहने लगते हैं, अरे राइस्टार, तुम आ गए, अब तुम यहाँ से चले जाओ। पता नहीं गाँव में क्या हो रहा है, सब बीमार हो रहे हैं। कोई इंसान खून की उल्टियां कर कर मर रहा है। मुझे तो लगता है कि व्हाइट 444 की कंपनी का दूध पीकर मर रहे हैं। यह सुनकर राइस्टार अपने पत्नी को जरा गाड़ी से उतर जाओ कहता है और वापस गाड़ी पर बैठकर व्हाइट 444 के फैक्ट्री की ओर जाने लगता है। राइस्टार फैक्ट्री में घुसता है। रस्सी की मदद से व्हाइट 444 के फैक्ट्री के ऊपर चढ़ जाता है राइस्टार और आगे अंदर झांक के देखता है तो व्हाइट 444 उसमें केमिकल, हार्पिक और डिटर्जेंट मिला रहा था। ये करतूत देखकर राइस्टार के रोंगटे खड़े हो गए। राइस्टार ने ठान लिया, अब व्हाइट 444 का पर्दाफाश करके रहूंगा। ये इंसान नहीं बल्कि दानव है। उसके बाद राइस्टार गांव में पहुंचकर सभी गांव वालों को बताता है, आप कृपया व्हाइट 444 का दूध ना पिए। वह दूध नहीं बल्कि जहर है। जहर, उसके अंदर खतरनाक केमिकल, कपड़े धोने वाला डिटर्जेंट और पाम ऑनेल जैसी चीजें व्हाइट 444 दूध के अंदर मिलाता है। ये सुनने के बाद लोग उस दूध के खिलाफ हो गए। सबने बड़ा लगाया, नहीं खरीदेंगे भाई, नहीं खरीदेंगे दूध उसका। भीड़ में से एक आदमी थोड़ा बाजू में आता है। वह आदमी व्हाइट 444 का आदमी था। उसने व्हाइट 444 को कहा, भाऊ, अपने मिलावट के बारे में जगनपुर वासियों को पता चल गया है। ये काम किसी राइस्टार नाम के आदमी का है। ये पता चलते ही व्हाइट 444 दो खतरनाक गुंडे रात के वक्त राइस्टार के घर भिजवाता है। वे गुंडे राइस्टार के ऊपर बेहोशी वाली दवा छिड़ककर राइस्टार और उसकी पत्नी को अगवाकर व्हाइट 444 के पास ले आते हैं। व्हाइट 444 राइस्टार के सामने पत्नी के हाथ काटकर बेरहमी से हत्या कर देता है और हंसते हुए कहता है, खोल और पोल मेरी ज्यादा ही शरीफ लौंडा बन रहा था। तभी अचानक से पत्नी के अंदर से उसकी आत्मा निकलती है। व्हाइट 444 को एक मुक्की मारकर उसके चिथड़े उड़ा देती है। ऐसा ही करके वह गुस्से से उसके आदमियों के भी चिथड़े उड़ा देती है।